नमो नमः। बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाते समय तृतीया विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, इसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के प्रयोग के विषय में हम इससे पहले की 2 वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उस लिंक को टच करके वे दोनों वीडियो देख लें। तो आइए अब हम तृतीय विभक्ति के प्रयोग के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक हो, अर्थात जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है, उसे करण कारक कहते हैं। और करण कारक में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, वाक्य लिखा है, अध्यापकः सुधाखंडेन लिखति। अध्यापकः सुधाखंडेन लिखति। अध्यापक सुधाखंड से अर्थात चौक से लिखता है। यहाँ पर जो लिखना क्रिया है उसकी सिद्धि में सुधाखंड सहायक है, इसलिए सुधाखंड में यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं। वृद्धा दंडेन चलती। वृद्धा डंडे से चलती है। यहाँ पर क्रिया है चलना और चलना क्रिया में सहायक है दंड, इसलिए दंड में यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बालिका हस्तेन दर्शयति। बालिका हाथ से दिखाती है। यहाँ पर दिखाने की क्रिया हाथ के द्वारा हो रही है, इसलिए यहाँ पर हस्त में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, इनको हमें तृतीया विभक्ति में देखिए कैसे प्रयोग करेंगे। इनका रूप तृतीय विभक्ति में कैसे बनेगा। नखः नखेन, दंडः दंडेन, चषकः चषकेन, चमसः चमसेन, घटः घटेन, आसन्दः आसन्देन, खड्गः खड्गेन, दन्तकूर्चः दन्तकूर्चेन, स्यूतः स्यूतेन, मार्गः मार्गेन, पिंजः पिंजेन, शिलाखंड, यहाँ पर यह अधूरा लिखा है, शिलाखंडः शिलाखंडेन, तालः तालेन, हस्तः हस्तेन, कंठः कंठेन, प्रोंछः प्रोंछेन। यहाँ पर अब हम नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। जनाः विमानेन प्रयाणं कुर्वन्ति। लोग विमान से प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करने की क्रिया में सहायक है विमान, और इसीलिए यहाँ पर विमान में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विमान शब्द नपुंसकलिंग है और आकारांत है, तो आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक जो रूप चलते हैं वह पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। इसी तरह जैसे कि हमने अभी पीछे देखा, सुधाखंडेन दंडेन जो पुल्लिंग शब्द थे उनके रूप भी इसी तरह चल रहे हैं, तो नपुंसकलिंग में भी इसी प्रकार से रूप चलते हैं। सह उपनेत्रेण पश्यति। वह चश्मे से देखता है। देखने की क्रिया में सहायक उपनेत्र में यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार कृषकः हलेन कर्षति। किसान हल से खेत जोतता है। कर्षण क्रिया में हल सहायक होने से इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ नपुंसकलिंग शब्द दिए गए हैं, इनका हम तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप बनाएंगे तो बनेगा हलम का हलेन, फेनकेन, लोकयानेन, विमानेन, पात्रेन, औषधेन, मुखेन, कंकतेन, पुस्तकेन,
उपनेत्रेण व्यंजनेन तिलकेन पुष्पेण यानेन रक्तेन और करवस्त्रेण। अब हम स्त्रीलिंग आकारांत शब्द का तृतीय विभक्ति में प्रयोग देखेंगे। सा द्विचक्रिकया गच्छति, वह साइकिल से जाती है। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और इसके तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है द्विचक्रिकया। यहाँ पर जाने की क्रिया में सहायक है द्विचक्रिका, तो इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। छुरिकया फलम कर्तयति, छुरी से फल को काटता है। यहाँ पर कर्तन क्रिया में छुरी का सहायक है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जनाः नौकया गच्छन्ति, लोग नौका से जाते हैं। जाने की क्रिया में सहायक नौका में यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। इनका तृतीय विभक्ति का यदि हम रूप बनाए एक वचन में तो मालया, कुंचिकया, स्थालिकया, छुरिकया, वर्तिकया, पत्रिकया इस प्रकार से रूप बनते हैं। अब हम ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का तृतीय विभक्ति में प्रयोग देखेंगे। छात्रः लेखन्या लिखति, छात्र लेखनी से लिखता है। यहाँ पर लिखना क्रिया में सहायक है लेखनी, जो कि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप देखिए लेखन्या, इस प्रकार से तृतीय विभक्ति एकवचन में लेखनी का रूप बना लेखन्या। छात्रः लेखन्या लिखति। सः दूरवाण्या संभाषणं करोति, वह दूरवाणी से बात करता है। यहाँ पर संभाषणम करने की क्रिया का सहायक है दूरवाणी, और दूरवाणी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और इसका रूप बना तृतीय विभक्ति एकवचन में दूरवाण्या। सः अंकन्या चित्रम अंकयति, वह अंकनी से अर्थात पेंसिल से चित्र बनाती है। चित्र अंकन करने में सहायक अंकनी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ ईकारांत शब्द दिए गए हैं, इनका हम तृतीय विभक्ति वचन का रूप बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। एक बार देख लें। हस्तः पुल्लिंग शब्द है, इसका तृतीय विभक्ति एक वचन होगा हस्तेन। अकारांत पुल्लिंग शब्द, जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनका तृतीय विभक्ति एक वचन में इसी प्रकार से रूप बनेगा। नौका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और इसका तृतीय विभक्ति एक वचन में नौकया बनता है, तो सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार बनेंगे। दूरवाणी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और इसका तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है दूरवाण्या, तो बाकी सभी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप इसी पर आधारित होंगे। हलम, यह है नपुंसक लिंग और आकारांत शब्द है। हल जो है आकारांत शब्द है, इसका तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा हलेन। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखते हुए वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने का अभ्यास करना है। तो देखिए, अहम हस्तेन लिखामि, अहम दंडेन ताड़यामि, अहम मुखेन वदामि, अहम द्विचक्रिकया गच्छामि, अहम नासिकया जिघ्रामि, अहम अंगुल्या दर्शयामि, अहम पादेन क्रीडामि। इस प्रकार से हमें वाक्य बनाने का अभ्यास करना है। और देखिए, और वाक्य बनाने का यहाँ अभ्यास करते हैं। सह जलेन स्नानं करोति, बालः चमसेन क्षीरं पिबति,
रामः हस्तेन चित्रं नयति। लता फेनकेन वस्त्रं क्षालयति। सीता आनंदेन पुस्तकं पठति। जननी दर्व्या परिवेशनं करोति। अनुजः द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। इसी प्रकार हम इन शब्दों का प्रयोग करके भी वाक्य बनाएं तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हुए, जैसे कि माता हस्तेन कार्यं करोति, शिक्षकः दंडेन ताडनं करोति, भगिनी गुडेन मधुरं वदति, सैनिकः खड्गेन युद्धं करोति, सर्पः दंतेन दशनं करोति, कृष्णः सुधाखंडेन लेखनं करोति। तृतीय विभक्ति का एक नियम यह भी है कि सह सह जिसका अर्थ होता है साथ, सह के अर्थ में भी, सह के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिसके साथ कहीं जाया जाता है या जिसके साथ जो कार्य किया जाता है तो उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अहम मित्रेण सह नाटकम पश्यामि, मैं मित्र के साथ नाटक देखता हूँ। किसके साथ देखता हूँ? मित्र के साथ। तो यहाँ पर मित्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अहम मित्रेण सह नाटकम पश्यामि। इसी प्रकार एषा सीतया सह मार्गे तिष्ठति, यह सीता के साथ मार्ग में बैठी है या मार्ग में रुकती है। लता भगिन्या सह संवादम करोति, लता बहन के साथ संवाद कर रही है। सह मित्रेण सह उद्याने अटति, वह मित्र के साथ बगीचे में घूम रहा है। माता रमया सह ओदनम पचति, माता रमा के साथ चावल पकाती है। ते नायकेन सह गृहम आगच्छन्ति, वे सब नेता के साथ घर आते हैं। अनुजा शिक्षिकया सह गीतम गायति, अनुजा शिक्षिका के साथ गीत गाती है। इस प्रकार से हमें सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अभी हमने सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग देखा। अब हम विना, विना अर्थात बिना, बिना के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए किस प्रकार से करना है। राष्ट्रभक्तेन बिना देशः न शोभते, राष्ट्रभक्तेन बिना देशः न शोभते, राष्ट्रभक्त के बिना देश सुशोभित नहीं होता है। अध्यक्षेन बिना सभा न शोभते, अध्यक्ष के बिना सभा सुशोभित नहीं होती है। पुत्रेण बिना माता न शोभते, पुत्र के बिना माता सुशोभित नहीं होती है। सेवा भावेन बिना नागरिकाः न शोभते, सेवा भाव के बिना नागरिक सुशोभित नहीं होते हैं। संभाषणेन बिना संस्कृतज्ञः न शोभते, मधुर भाषण के बिना संस्कृत के विद्वान सुशोभित नहीं होते हैं। गृहिण्या बिना गृहम न शोभते, गृहिणी के बिना घर सुशोभित नहीं होता है। इस प्रकार से आज हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना सीखा। आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। धन्यवाद।